नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हमारा यह एक अगला वीडियो है। अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं जो री एग्ज़ाम का पेपर होगा, या फिर RO, ARO और PCS प्री, इनसे संबंधित आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को अवश्य फॉलो करिएगा। इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसमें हम लोग जो इंडियन पॉलिटी के हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल कर रहे हैं। आगे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री को भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने शुरुआत से चैनल को लाइक किया है, फॉलो किया है, तो अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का संवैधानिक विकास, हम लोगों ने इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न किए। संविधान सभा और उसकी समितियों से जुड़े हुए प्रश्न कर लिए हैं। संविधान के स्रोतों को भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद संबंधित हम लोगों ने क्लास की है। अनुसूचियां हैं, इसी तरह भाग, प्रस्तावना, शासन प्रणाली और संघ राज्य क्षेत्र की एवं नागरिकता, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। शासन प्रणाली को हम लोगों ने 2 क्लासेस में समाप्त किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा मूल अधिकार का टॉपिक होगा। इसीलिए अगर आप लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, या किसी भी जीएस की परीक्षा की जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनको 3-4 भागों में करेंगे। आज पहला होगा, इसमें करीब 25 से 26 प्रश्न लिए गए हैं, और इसी तरह आगे 3-4 क्लासेस में हम लोग मूल अधिकारों को अच्छे से समाप्त कर रहे होंगे। तो किस प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, तो हम लोग आगे देखते हैं। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। प्रश्न हमारा पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग जब संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, संविधान गठन के बारे में, तो हम लोगों ने देखा था। तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है कि नेहरू समिति जो थी, नेहरू रिपोर्ट, उसने मूल अधिकारों की बात की थी। तो हमारा उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को। तो इसका जो हमारा उत्तर सही होगा, आंसर नंबर इसका डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों किसको प्राप्त है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मौलिक अधिकार क्या हैं। वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये वाद योग्य हैं, यानी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अगर यहीं पर पूछ ले आगे कि DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो अवाद योग्य हैं, उनके लिए आप लोग कहेंगे कि ये अवाद योग्य हैं, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता, ये केवल राज्य के को एक निर्देश है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। मौलिक अधिकार क्या हैं। देखिए, कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से लंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो आपातकालीन की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये आपातकाल जो शब्द है ये हमारे किस भाग में दिया हुआ है संविधान के, ये हम लोग कर चुके हैं, याद है आप लोगों को, ये भाग 18 में आता है। और आर्टिकल 352 के तहत जब आपातकाल लागू होता है तो 2 आप लोग मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद याद रखिए, एक 358 और दूसरा हो जाएगा 359। ये हमेशा याद रखिए। अब अगर आगे प्रश्न कुछ नया बनने को हुए तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि ये कौन से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। तो ये जब 380 जब आपातकाल लागू होता है 352 के तहत, तो ये जो 358 है इसके तहत आर्टिकल 19 में जो हमें अधिकार मिले हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। और जो बाकी के अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार, उनमें से 20-21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को 359 के तहत प्राप्त होती है। तो 2 बातें आप लोग यहाँ समझिएगा, 358 और 359।
358 क्या कहता है कि जैसे ही आपातकाल लागू होता है तो 358 आर्टिकल 358 के तहत 19 आर्टिकल 19 में जो हम लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं, और आर्टिकल 359 के तहत जो बाकी अनुच्छेद बचे हैं 20, 21 को छोड़कर उनको निलंबन की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। ये चीज़ आप लोग एकदम क्लियर रखिए, इसको हमने 2 बार बताया आप लोगों को। और अगर पूछे कि 359 के तहत क्या राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है, निलंबित हो जाते हैं सारे, तो ऐसा निलंबित नहीं होते हैं, निलंबन नहीं होता है मौलिक अधिकारों का, वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं उस तिथि तक। तो ये आप लोग इतनी बात अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स में भी पढ़िएगा, किताबों में भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, ये सिस्टम क्लियर रखिएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है मौलिक अधिकारों की, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों की, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों की, अनुच्छेद 21A है दोस्तों यहाँ पर, और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों की। तो अभी हम लोगों ने इसका उत्तर देखा था कि अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबन की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति निलंबित कर देता है इनको। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। तो ये बात तो एकदम लड्डू प्रश्न है, सब लोगों को मालूम होगी, ये प्रश्न तो किसी का गलत होने वाला ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से 35 में प्राप्त है मूल अधिकार। भाग कौन सा है, भाग 3 में प्राप्त है। ये हम लोगों ने शुरुआत में जब प्रश्न हल कर रहे थे संविधान के प्रमुख भाग, तो उनमें ये चीज़ें देखी थी कि कौन से भाग में क्या दिया हुआ है। अब अगर आर्टिकल 12 की बात यहाँ से करें, अच्छा 36 से 51 क्या है, हमारे DPSP हैं, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सब, तो 36 से 51 में दिए हुए हैं। और आर्टिकल 112 में तो इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आप लोग याद रख सकते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 112 में क्या है। हम लोगों ने देखा था जब अनुच्छेद पढ़ रहे थे तो एक आधे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और अनुच्छेद 115 ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें संचित निधि से जो अनुपूरक बजट होता है, अतिरिक्त अनुदान, तो उससे संबंधित बात की गई है, तो इतनी जानकारी आप रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा, एकदम सही बात है। दूसरा कहता है कि संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो इतना भी हम लोगों को मालूम है। अब कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, तो ये हमारी बात इसमें नहीं दी गई है मौलिक अधिकारों में, ये कहाँ दी गई है, DPSP में दी गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और कह रहा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ये बिल की भांति है, एकदम अमेरिका में जिस प्रकार है उसी की भांति है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर पहला सही है और दूसरा सही है, अर्थात 1 और 2 सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वह है अनुच्छेद 14, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अब यहीं पर अगर हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 14 जैसे हमारा समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 है कि धर्म, लिंग और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 16 हमारा कहता है कि अवसर में समानता दी जाएगी, अनुच्छेद 17 कहता है कि हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन करेगा, भेदभाव हटाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना और इनको अक्षरशः रट लेना, क्योंकि ये आगे इसी तरह पूछे जाते हैं कई बार। अभी देखो आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि ये कूट में दे देते हैं, मिलान करने के लिए दे देते हैं आर्टिकल, तो ये आप लोग बारीकी से इनको याद करना, मेमोराइज करते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। तो दोस्तों ये अनुच्छेद लिखा है। अब हम लोग जानते हैं कि समानता का अधिकार जो दे रखा है वो 14 से 18 के बीच में दे रखा है। तो 14 से 18 के बीच में हमारा कौन कौन हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो हमारा 12 जो है ये समानता का के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यानी कि 2, 3 और 4 हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी
जाति व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 5(4) है दोस्तों, ऐसे है कहते हैं नहीं 5 सब क्लास 4 15(5), तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 15(5) के तहत। 15(5) के तहत जो है ये दिया गया है, शिक्षा पिछड़ी जाति के जो अनुसूचित या जनजाति के लोग हैं उनको शिक्षा में आरक्षण की सुविधा दी गई है। अब यहीं पर अगर हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 15(4) में लिखा क्या है, तो इसमें क्या था कि सरकार जो है वह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग होंगे उनके लिए शिक्षा का उपबंध कोई भी कर सकती है, तो वो इसमें भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। और अनुच्छेद ये जो 15(5) का सब क्लास जोड़ा गया था, इसमें 93वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2006 में। आप लोग याद कर लेना कि 93वां संविधान संशोधन 2006 में इसमें कहा गया था कि राज्य जो है वह शैक्षणिक संस्थाओं में SC, ST एवं OBC के लिए जो स्थान है वो आरक्षित करेगा, तो ये उसके उल्लंघन में नहीं आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है कि कथन वाला कथन और कारण है, ये आप लोग देखिएगा, कथन और कारण से संबंधित हैं। कथन कहता है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, तो ये सही बात है, ये कर सकता है। ये आप लोग जब पढ़ेंगे अभी आर्टिकल 14 में, जैसे कि विधि का समानता का अधिकार में विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती दिखाई देंगी। हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की प्रकृति को देख रहे हैं, इसीलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा बात अभी नहीं करेंगे, आगे चलकर हम इन पर बात करेंगे। कारण कहता है समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त संदर्भ में सही उत्तर चुनिए, तो सही बात है एकदम, दोनों बातें सही हैं कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, लेकिन जो समाज का निचला गरीब तबका है उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, और इसको फिर ये नहीं माना जाएगा कि ये समानता नहीं है। अगर आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार, यानी कि सभी नागरिक समान रूप से उनको समान अधिकार दिए जाएंगे, समानता माना जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो समाज का निचला तबका होगा, दलित होगा, वंचित वर्ग होगा, उसके भी साथ समान व्यवहार किया जाएगा, जो कि नैतिक दृष्टि से सही नहीं होगा, तो राज्य उनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि A, R दोनों सही हैं, R A का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह आप लोग इसको सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा दोस्तों यहाँ पर लिखा है, द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में लिखा क्या गया है, अगर ये आपको मालूम है तो ये प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा कि राज्य या केंद्र सरकारें कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएंगी जो या तो मौलिक अधिकारों को सीमित करती हों या उन्हें न्यून करती हों। अगर राज्य या केंद्र सरकारें ऐसी कोई भी विधि बनाएंगी तो उनको शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 13 में दिया हुआ, ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। राज्य के नीति निषेध तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा मौलिक अधिकार, क्योंकि 12 से 35 के विषय में हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो 12 आर्टिकल क्या बताता है, ये स्टेट की परिभाषा बताता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, और 13 हमारा बताता है कि ऐसी कोई भी विधि राज्य या केंद्र सरकार नहीं बनाएगी जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को शून्य करती हो या सीमित करती हो। अगर इस तरह की कोई विधि बनाई जाती है तो उसे शून्य घोषित की जाएगी न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है। आर्टिकल 14, 15, 16। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार।
और जो आर्टिकल 19 होगा ये हमारा आएगा स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित। तो उत्तर नंबर हमारा इसका डी हो जाएगा। नंबर 15 कहता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 16 से 19, आर्टिकल 25 से 28, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से 22 के बारे में दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 19 से इसमें 6 प्रकार की 200 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, आप लोग अपने कॉपी में पढ़िएगा। और जो समता का अधिकार है वो 14 से 18 के बीच में दे रखा है। ये चीज़ें आप लोगों को मालूम हैं और मालूम होनी चाहिए भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। अब यहाँ पर आप लोग 2 चीज़ें पढ़ना, जैसे व्यक्ति क्या हो गया और नागरिक क्या हो गया। अपनी कॉपी में ढूंढना इनमें अंतर क्या हो जाएंगे। अगर इनमें अंतर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आएगा कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अन्य नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ठीक है, तो ये नहीं प्राप्त है, ये नागरिकों को प्राप्त है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कानून के समक्ष समानता सबको प्राप्त है व्यक्तियों को, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार जो हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं, ये भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। जीवन और स्वतंत्रता का लक्षण वो सबको व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं 1 और 3, ये हमारा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग व्यक्ति और नागरिक इनमें अच्छा डिफरेंस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ये प्रयुक्त है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी सही हो जाएगा। ए को संविधान के 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ABC को मिलाकर पढ़ना, इसका उत्तर क्या होगा, ABC को, मतलब कि समाजवादी में समाजवादी शब्द, उसके बाद आर्टिकल 14, उसके बाद आर्टिकल 16 और जो DPSP में दे रखा है आर्टिकल 39D, इनको मिलाकर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार को निगमन किया गया। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ABC को मिलाकर पढ़ना। और ये एक्स्ट्रा बात आप लोग याद रख लिए, DPSP का 39D। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है, जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और यहाँ होगा समता का अधिकार। तो जो इसका हमारा सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर D। सीधा सीधा कह रहा है कि 14 से 18 के बीच हमारा समानता का अधिकार है। तो इसमें जैसे बताया गया है कि अनुच्छेद 15 जो है मूल अधिकार किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो 14 से 18 के बीच में आएगा। तो 15 हमारा कौन सा होगा, ये समता का अधिकार होगा, ठीक है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं, यानी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हम लोग फिर देख लेते हैं। कानून के समक्ष समानता हो जाएगी, ठीक है। अवसर की समानता हो जाएगी, ठीक है। सामाजिक समानता, ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा शामिल नहीं है, तो हमारा हो जाएगा आर्थिक समानता शामिल नहीं है, जो कि आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शोषण का विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के तहत दे रखा है। तो आर्टिकल 23 और 24 में ये बात दे रखी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके बाद 25 से 28 हमारा धार्मिक वाला आ जाता है। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 के तहत आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 29 के तहत आ जाता है। तो कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। नंबर 1 हो जाएगा हमारा और नंबर 4 हो जाएगा। तो कूट मिलाएंगे तो कौन हो जाएगा, केवल 1 और 4। कितना आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसको अवश्य देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में कई बार अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, लेकिन हमने रिपीटेड क्वेश्चन को हटाते हुए एक प्रश्न केवल यहाँ पर लिया है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि बच्चों के शोषण से संबंधित अगर पूछे अनुच्छेद तो कौन सा हो जाएगा, आपका आर्टिकल नंबर 24 हो जाएगा। बाकी आपको इसके मालूम है कि ये भेदभाव अस्पृश्यता उन्मूलन, आर्टिकल तुम्हारा ये 18 कहता है उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 23 तुम्हारा हो जाएगा बलात् श्रम मानव दुर्व्यवहार से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इससे संबंधित अगर प्रश्न किस प्रकार पूछते हैं तो आप लोगों को बता दें कि जैसे पूछा जाता है कि संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों को कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, या फिर कौन सा एक ऐसा अनुच्छेद है जो प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो ये तरह की चीज़ें आप लोग याद रखना कि आर्टिकल 24 ही है। बच्चों के शोषण से संबंधित बात आएगी तो आप लोग आर्टिकल 24 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध है दोस्तों, ये अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है यदि ऐसा अपराध किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ हो, किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ हो, किसी भी समुदाय के सदस्य के साथ हो और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो न्यायालय ये कह सकता है कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ कोई अपराध किया जाता है अस्पृश्यता के आधार पर तो वो एक आपराधिक कृत्य होगा। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ अगर कोई अपराध है तो वह अस्पृश्यता के अंतर्गत आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो कानून तो बनाया गया है, जन जागरण सबसे जरूरी है और शिक्षा सबसे जरूरी है। तो इसमें जो उसका निवारण किया जा सकता है तो उसमें 1, 2 और 3 सही है। नौकरियों का प्रवेश दिलाकर इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकदोराय राजन। दोस्तों यहाँ पर 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर सीधी सी बात की गई थी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के विषय में। ये मामला दोस्तों इसमें था, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 2093वां संविधान संशोधन 2006, इसमें क्या किया गया था कि शिक्षा SC ST और OBC के लिए शिक्षा का विशेष उपबंध किया था। ये इसी तरह मामला आया था चंपकदोराय राजन मामला 1951 में। इसमें क्या किया गया था कि जब सरकार के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कोई विधि बनाई गई थी तो उसमें इनके द्वारा कहा गया था कि ये समानता का उल्लंघन है। ऐसा है कुछ इसमें इस केस में था। आप लोग इस तरह के केस भी तैयार कर पढ़ लेना, उनसे जो निष्कर्ष निकलता है वो निकाल लेना इसमें। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का। इनसे जुड़ी कुछ जो PDF हैं हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 19 से संबंधित है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो उनसे संबंधित है, और बाकी चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं। चलते हैं आज के लिए 25 प्रश्न दोस्तों। इसी में हम लोगों ने ज़्यादा प्रश्न नहीं रखे हैं इसमें, क्योंकि आराम से हम लोग इसको करेंगे। 3-4 क्लासेस में हमारा ये अच्छा सा हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, जिन लोगों को SSC GD के जो प्रैक्टिस सेट हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर हैं, आप लोग उनको बराबर देखते रहिए। हम आगे बहुत जल्द ही इंडियन हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सीरीज चालू करने वाले हैं, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा हम फिर से बता देते हैं RO ARO और PCS प्री। और किसी भी अगर आप लोग देख रहे हैं जिसमें GS पूछा जाता है तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।